नंबर इनिशियली जीरो है और फाइनली भी जीरो हो रहा है, क्योंकि वो स्टेबल तो है नहीं। मतलब मैक्सिमम अचीव कर रहा है। वो स्टेबल तो है नहीं, बीच में कुछ नंबर है, तो वो क्या कर रहा है, मैक्सिमा अचीव कर रहा है। कुछ मैक्सिमम पे होगा बी का नंबर, और वो किस स्टेट पे होगा भाई, जब कोई भी एन बी का मैक्सिमा कब एग्जिस्ट करेगा, एन बी कोई है कोई फंक्शन, वो मैक्सिमा जाएगा कब जाएगा, जब डी एन बी बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो हो। तो डी एन बी बाई डी टी, जीरो होगा। डी एन बी बाई डी टी जीरो, और डी एन बी बाई डी टी का इक्वेशन लिखा है, ये तो रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है। तो ये चीज कब होगी, व्हेन लैम्डा वन एन ए इज इक्वल टू लैम्डा टू एन बी। पहला इक्वेशन जो डी एन बी बाई डी टी यहाँ पे लिखा है, पहला इक्वेशन ये लैम्डा टू एन बी इज इक्वल टू लैम्डा वन एन वन। तो ये हो गया लैम्डा वन एन ए और लैम्डा टू एन बी। इस इंस्टेंट पे इसका नंबर मैक्सिमम होगा। रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। पहले क्या है, ए का नंबर ज्यादा है तो जल्दी जल्दी फॉर्म कर रहा होगा, और बी का नंबर कम है तो स्लो स्लो डिसइंटीग्रेट हो रहा होगा। अब ए का नंबर बढ़ना स्टार्ट होगा, मान लो 2 न्यूक्लियस जा रहा होगा, 10 न्यूक्लियस आ रहे होंगे, तो बी का नंबर बढ़ना स्टार्ट होगा। जब बी का नंबर इंक्रीज होता जाएगा तो क्या है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर प्रेजेंट। बी का नंबर बढ़ रहा है तो रेट बढ़ना स्टार्ट होगा, 2 न्यूक्लियस पर सेकंड से 3 न्यूक्लियस हो जाएगा, 4 जाएगा, 5 जाएगा। तो मैक्सिमम कब होगा, जब जितने उधर से आ रहे हैं जब उतना जाना स्टार्ट हो जाएगा, तो उस मोमेंट पे मैक्सिमम अचीव करेगा। तो अगर हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो ए का तो एज यूजुअल हो जाएगा, ए का तो एज यूजुअल ये ऐसे ही गिरेगा, ऐसे गिरेगा, ये है एन नॉट इन्फिनिटी पे जीरो। बी का बी का जो है वो इनिशियली तो जीरो है, उस जीरो से इन्फिनिटी पे भी जीरो होना है, बीच में कहीं पे ये मैक्सिमा अचीव करेगा। तो ये हो जाएगा एन बी, और इधर हो जाएगा टाइम। ये कौन सा टाइम है, जब रेट ऑफ फॉर्मेशन इक्वल टू रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है। तो लैम्डा वन एन ए इज इक्वल टू लैम्डा टू एन बी। और सी का नंबर, सी फाइनली क्या होगा, सब कुछ सी में ही तो कन्वर्ट होना है, सब कुछ सी में, ए बी बी में जाएगा, बी से सी में जाएगा, मतलब इनफाइनाइट टाइम पे वो क्या हो जाएगा, वो तो एन नॉट नंबर बनेगा। कांस्टेंट। सी का जो नंबर है इनफाइनाइट टाइम पे क्या होगा, एन नॉट के बराबर होगा, एन नॉट के बराबर होगा। तो ये जो नंबर है सी का, एन सी इज इक्वल टू एन नॉट माइनस एन ए माइनस एन बी, और ये धीरे धीरे ऐसे बढ़ेगा, ये इन्फिनिटी पे कहीं जाके एन नॉट हो जाएगा। इधर क्या है एन सी और इधर है टी। ऐसे सी का नंबर नहीं जाएगा, ऐसे का मतलब है कि सी तो बढ़ता जा रहा है, ऐसा नहीं है इनफाइनाइट पे ऐसा सी का नंबर नहीं होगा, ये एन सी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। दो ग्राफ दे सकता है कि सी का नंबर कैसा होगा, तो हमें लगेगा सी तो बढ़ ही रहा है, बढ़ रहा है, बट इनफाइनाइट टाइम तक बढ़ता नहीं जा रहा है ना, वो तो सैचुरेट हो रहा है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर टाइप से। तो वो फाइनली कभी भी अगर एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा और फाइनली वो कांस्टेंट होगी, जैसे मान लो रेन ड्रॉप की वेलोसिटी है, किसी मीडियम में विस्कस पार्टिकल में किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, तो पार्टिकल धीरे 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 उसकी स्पीड बढ़ रही है, बाद में वो टर्मिनल स्पीड पे पहुंच जा रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में टर्मिनल स्पीड है, विस्कस फोर्स में टर्मिनल स्पीड है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है। तो कहीं पे भी अगर इन्फिनिटी पे नंबर कांस्टेंट होता है तो ऐसा कर्व का ट्रेंड नहीं रहेगा, मतलब हमेशा ये तो इंक्रीजिंग ट्रेंड हो गया पूरा। वो क्या होगा, वो ऐसे एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग एंड इन्फिनिटी पे कांस्टेंट, तो इस टाइप का कर्वेचर होगा। तो कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी दे सकता है, तो ये चीज समझना है। तो ये है हमारा सीरीज में कन्वर्ट हो गए, ए से बी से सी। तो अब मान लो कि मल्टीपल होते हैं, ए से बी से सी से डी, बहुत सारे होंगे, तो सारे इंटरमीडिएट इसी टाइप के होंगे। जितने भी इंटरमीडिएट होंगे उनका ट्रेंड ऑलमोस्ट ऐसे ही होगा,
भाई वो बढ़ेंगे फाइनली जीरो हो जाएंगे, बढ़ेंगे फाइनली जीरो हो जाएंगे। जो स्टेबल वाला होगा एंड प्रोडक्ट हमेशा ऐसे ही होगा और स्टार्टिंग प्रोडक्ट हमेशा ऐसे ही होगा। अगर बहुत सारे होंगे तो हमको मैथमेटिकली कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट ऑन एन एवरेज तो हम ये आइडिया लगा सकते हैं। दे दिया कि ए बी में जा रहा है, बी सी में जा रहा है, सी डी में जा रहा है, तो तुम टेंशन में आ गए कि बी से सी का तो ठीक है, अब क्या सी का तो ऐसे होता था। इंटरमीडिएट वाला तो हमेशा वैसी स्टेज आएगी कि वो जाएगा फिर फाइनली खत्म हो जाएगा, सी जो है वो भी जाएगा खत्म हो जाएगा। जो एंड प्रोडक्ट होगा वो स्टेबल होगा, जो इनिशियल प्रोडक्ट होगा वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, जी यस सर। सर। चल भाई। तो हाँ सर। तो ये तो बात हो गई इसके सीरीज डिसइंटीग्रेशन की। सीरीज डिसइंटीग्रेशन के बाद है हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो सीरीज हो गया, पैरेलल हो गया, एक्टिविटी एक्टिविटी सब हो गए। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन एंड न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर जो है, न्यूक्लियर रिएक्टर, उसमें न्यूक्लियर फिजन होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है। फ्यूजन वाला रिएक्टर नहीं बना है, फ्यूजन वाला रिएक्टर नहीं बना है। तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी हैवी न्यूक्लियस, कोई भी हैवी जो न्यूक्लियस है, हैवी, डबल वेपन। वो मिडिल रेंज न्यूक्लियस में ब्रेक करता है। मिडिल रेंज, लाइट में नहीं, मिडिल रेंज में। क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स का ये ट्रेंड हमने देखा है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे 3 पीक होते हैं, ये मैक्सिमा पे जाता है और ये फिर ऐसे होता है। ये क्या है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, और इधर जो है बाइंडिंग मास नंबर। हाईएस्ट वैल्यू होती है 8.8 पे, 8.8 पे, और ये 56 होता है। आयरन तो का। अब यहाँ आयरन के से लिए आयरन के लिए, तो यहाँ से 30 से 170 तक ऑलमोस्ट वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो उसके बाद यूरेनियम 238, 235, 238, 235, जो भी हैवी न्यूक्लियस है, वो मिडिल रेंज में पहुंचता है। लाइट में जाएगा तो फिर तो डिक्रीज हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियस में क्यों नहीं ब्रेक होता है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वहां भी कम होना है। तो when a heavy nucleus splits into a two middle range nucleus, that process is called nuclear fission reaction। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, हैवी न्यूक्लियस जो है वो क्या करता है, वो मिडिल रेंज में, मिडिल रेंज के न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है, ब्रेक करता है, तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में ये यूरेनियम है, यूरेनियम पे अगर हम न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट होती है तो यहाँ से बेरियम फॉर्म होता है, ये क्रिप्टॉन फॉर्म क्रिप्टन। होता है, और 3 न्यूट्रॉन फॉर्म होता है, और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकलती है। तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो एनर्जी रिलीज होती है, यही एनर्जी जो है थर्मल पावर प्लांट में यूज होती है। तो ये होता है हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में हमें न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कराना है। बट अब प्रॉब्लम कई सारे हैं, प्रॉब्लम कई सारे ये हैं कि जो नेचुरली अकरिंग ओर है, नेचुरली अकरिंग ओर में यूरेनियम 238 बहुत ज़्यादा होता है, और न्यूक्लियर रिएक्टर का जो फ्यूल होगा, जो फ्यूल होता है जिसपे वो ऑपरेट करेगा, वो यूरेनियम 235 है, वो फिजनेबल मटेरियल है। तो अब यूरेनियम 235 चाहिए और वो मिलता नहीं है, वो नेचुरली हमें मिलता नहीं है, तो क्या करना होता है उसमें, हम यूरेनियम का एनरिचमेंट करते हैं। एनरिचमेंट करने के बाद रिएक्टर में डालते हैं। तो रिएक्टर में डाला, उस रिएक्टर का फिर जो है फ्यूजन रिएक्शन होगा, यहाँ से 3 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, फिर ये 3 न्यूट्रॉन्स फर्दर जो है 3 न्यूक्लियस को जाकर हीट करेंगे, फिर वहां से 3 ऐसे निकलते जाएंगे, तो एक चेन रिएक्शन टाइप का हो जाएगा। तो चेन रिएक्शन टाइप हो जाएगा, तो अगर इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो हर रिएक्शन में इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, और ये क्या कर देगा कि रिएक्टर का ब्लास्ट हो जाएगा, रिएक्टर जो है एक्सप्लोड कर जाएगा। तो रिएक्टर को, तो इसलिए ये जो रिएक्शन है उसमें हम क्या करते हैं कि न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग रॉड कुछ हम इंसर्ट करके रखते हैं, वो डायग्राम में अभी दिखा दूंगा, कि जो कि एक्सेस न्यूट्रॉन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते रहते हैं, एक्सेस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करते रहते हैं। ठीक है, एक्सेस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करते रहते हैं। तो वो होते हैं कंट्रोलिंग रॉड। कंट्रोलिंग रॉड ऐसे समझ लो कि जैसे वो क्या बोला जाए, ये मैं डायग्राम दिखा देता हूँ इसमें।
तो वो कंट्रोलिंग रॉड का टारगेट है कि कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को कराना है। ठीक है, कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कराना हमारा टारगेट है। उसको हम कंट्रोल कैसे करते हैं, ये कंट्रोलिंग रॉड्स होते हैं, और उस कंट्रोलिंग रॉड से हम एक्सेस न्यूक्लियॉन्स को, तुम डायग्राम थोड़ा सा उससे ये डिफरेंट होगा एनसीईआरटी में जो डायग्राम है। तो ये डायग्राम याद रख सकते हो, एनसीईआरटी वाला थोड़ा सा डायग्राम सिंपल टाइप से है, ज़्यादा नहीं है उसमें। तो इसके बारे में मैं बस बता दे रहा हूँ पॉइंट्स, इसको अपने कॉपी में एक लिख लेना है कि न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में 4 शब्द बोलिए, तो कुछ बोल दोगे। वो बोलने में क्या बोलना है कि रिएक्शन क्या है और उसमें कितनी एनर्जी निकल रही है। तो ये है रिएक्टर, ये अपना रिएक्टर है। भाई ये एक साथ फिट नहीं हो रहा है, एक टाइम पे किया आएगा, चलो ठीक है। तो इस रिएक्टर में हमारा है फ्यूल और मॉडरेटर, कूलेंट एंड रिएक्टर शील्ड। तो रिएक्टर में ये सारे हैं कि बेसिकली पर्पस क्या है कि पावर प्लांट में यूज होता है, पावर जनरेट करना है। अब पावर जनरेट करने के लिए तो पावर जनरेट करने के लिए हमारी टरबाइन से जनरेट होता है, जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड में कोई कॉइल रोटेट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, जो एसी जनरेट होता है। तो अब वो पावर जो है वो तो यहाँ पे जैसे देखोगे कि यहाँ पे स्टीम टरबाइन है, यहाँ पे ये जो है ये टरबाइन है, ये टरबाइन है, ये टरबाइन को रोटेट कराना हमारा टारगेट है। तो टारगेट जो है वो तो स्टीम यहाँ से रोटेट कराती है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या है, वाटरफॉल होता है और उसके काइनेटिक एनर्जी से टरबाइन रोटेट करती है। जो थर्मल पावर प्लांट है वहां पे क्या करते हैं हम, कोल को बर्न करते हैं, उससे जो एनर्जी निकलती है वाटर बॉयल होता है और वो स्टीम जाके उसको रोटेट कराती है। यहाँ पे हम न्यूक्लियर फ्यूल यूज करेंगे, न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को यूज करेंगे। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में ये है हमारे फ्यूल एलिमेंट्स, फ्यूल एलिमेंट्स मतलब फ्यूल के जो है वो रॉड्स होते हैं, यूरेनियम के ये रॉड्स हैं, यूरेनियम के रॉड्स हैं। और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रॉन आके इनको हिट करता है और रिएक्शन जो है कंटिन्यू होता है। तो रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए ये होते हैं कैडमियम रॉड्स। कैडमियम रॉड्स क्या करते हैं, ये एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करते हैं, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करते हैं, सो दैट कि बिल्कुल अनकंट्रोल्ड ना हो जाए, अनकंट्रोल्ड ना हो जाए। सो टू इंश्योर कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, कैडमियम रॉड्स आर यूज्ड और कंट्रोलिंग रॉड्स आर यूज्ड। जैसे मान लो रिएक्टर क्लोज करना है तो भाई कंट्रोल रॉड अगर कंप्लीटली इंसर्ट कर देंगे तो जितने भी न्यूट्रॉन है अगर सबको एब्जॉर्ब कर लिया तो फर्दर जो है रिएक्शन नहीं होगा और रिएक्शन रुक जाएगा। रिएक्टर का मेंटेनेंस है, उसमें कुछ फॉल्ट आ गया उसको चेक करने के लिए तो रिएक्टर बंद कर दिया जाएगा। बंद करने के लिए कंट्रोलिंग रॉड कंप्लीटली जो है एब्जॉर्ब करने के लिए, रिएक्शन के रेट को बढ़ाना है तो हम थोड़ा सा उसको बाहर निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे तो वो कम कम एब्जॉर्ब, मान लो पर रिएक्शन जो है वो एक एक न्यूट्रॉन दो दो न्यूट्रॉन वो एब्जॉर्ब करता जा रहा है। तो अकॉर्डिंगली हम रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक तो हुआ फ्यूल, फ्यूल के बाद हुआ यहाँ पे कंट्रोलिंग रॉड्स, कंट्रोलिंग रॉड फ्यूल जो है न्यूक्लियर रिएक्टर फ्यूल यूज आ रही है यूरेनियम 235 233 प्लूटोनियम, ये भी यूज हो सकते हैं। फिर इसमें एक मॉडरेटर होता है, मॉडरेटर जो है इस चैम्बर के अंदर होता है। मॉडरेटर का काम क्या है, मॉडरेटर क्या करता है कि वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब नहीं करता है, वो न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करता है। कैसे स्लो डाउन करेगा, भाई न्यूट्रॉन मूव कर रहा है तो यहाँ पे मॉडरेटर जनरली हेवी वाटर यूज होता है, हेवी वाटर। तो ये हेवी वाटर जो है, ये हेवी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, न्यूट्रॉन हाई काइनेटिक एनर्जी से आते हैं तो उनके साथ कोलिजन की वजह से वो उनकी एनर्जी को थोड़ा सा कम कर देता है। मतलब ऐसा नहीं कि नंबर कम कर देगा ये मॉडरेटर, मॉडरेटर नंबर नहीं कम करता है, वो क्या करता है उनकी स्पीड को कम कर देता है।
स्पीड कम क्यों करता है? स्पीड कम इसलिए करता है सो दैट कि इफेक्टिव कोलिजन टाइप से हो सके। इफेक्टिव कोलिजन, इसका मतलब क्या है? इफेक्टिव कोलिजन का मतलब यह है कि भाई न्यूट्रॉन अगर ज्यादा तेजी से आ रहा है, मान लो कि 3 न्यूट्रॉन्स आए, उनकी एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा है, तो ऐसे केस में तुम ये सोचो कि जो इस टाइप का पढ़ा होगा कि एक केमिकल रिएक्शन में जैसा होता है कि मान लो रिएक्टेंट्स हैं, तो वो रिएक्टेंट्स बीच में एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स टाइप का बनाते हैं जिनकी एनर्जी थोड़ा सा हाई होती है, और उसके बाद फाइनली वो प्रोडक्ट बनाते हैं। केमिकल रिएक्शन में ऐसा पढ़ा होगा कुछ कि यहाँ से आए दो जो है कोलाइड कर, कोलिजन, इंटरमीडिएट। कोलिजन इंटरमीडिएट जो है कि यहाँ से रिएक्टेंट का लेवल है, ये इंटरमीडिएट ऐसे बनता है और फिर फाइनली प्रोडक्ट ऐसे बनता है। तो यहाँ पे एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स टाइप का बनता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, तो उसमें कोलिजन थ्योरी बोलते हैं, कोलिजन थ्योरी होती है। तो कोलिजन थ्योरी में होता है कि भाई ज्यादा वो आसपास के दो चार के साथ ही कोलिजन करने से जो है वो रिएक्शन पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे भी मॉडरेटर का जो काम है, अच्छा मॉडरेटर, हाँ सर, याद आया। हाँ हाँ ठीक है, याद आ गया। तो यहां से मॉडरेटर का काम ये है कि उनके साथ कोलिजन को इफेक्टिव बना सके। मतलब अगर न्यूट्रॉन इमीडिएटली इस फ्यूल को पेनिट्रेट करता हुआ क्रॉस कर जाएगा तो इफेक्टिव कोलिजन या इफेक्टिव रिएक्शन नहीं होगा। मे बी न्यूट्रॉन कैपेबल है न्यूक्लियस को जाकर हीट करने के लिए, बट उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा है कि वो स्केप करके चला गया, वो इतनी स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो उसको क्रॉस करके चला गया, न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ ही नहीं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि पर्पस ऑफ मॉडरेटर इज टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन विच इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन की एफिशिएंसी को इंक्रीज सर करता है। हम्म। सर हम जो साइक्लोट्रॉन पढ़े थे वो तो न्यूट्रॉन पे काम नहीं करेगा, तो न्यूट्रॉन को स्पीड कैसे देंगे फिर? न्यूट्रॉन को स्पीड देने के लिए जो है वो, नहीं, साइक्लोट्रॉन तो न्यूट्रॉन के ऊपर काम नहीं करेगा। न्यूट्रॉन को स्पीड अप करने के लिए हो सकता है भाई कि कोई एक तो जो रिएक्शन से निकल रहा है वही हो सकता है, जैसे मान लो जी सर।